हेलो एवरीवन, स्टडी खोली में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इतिहास में प्राचीन भारत अज्ञात से लेके सारा प्राचीन भारत देखेंगे। तो ये हम 2 वीडियो में इसे ख़त्म करेंगे। 23 पेज का इसमें पीडीएफ दिया हुआ है, तो हम इसे पूरा ख़त्म कर देंगे 2 क्लास में ही मात्र। प्राचीन भारत का इतिहास जो कि हमारा फर्स्ट डिवीजन होने वाला है। अगर आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करें तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक बने रहेगा चैनल पर। आपको लास्ट तक अच्छा लगा वीडियो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छा लगा वीडियो। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट और वीडियो को शेयर लाइक कर लीजिए। तो स्टार्ट करते बिना देरी के हम आज का फर्स्ट क्लास, ये हमारा जो फटाफट रिवीजन है ये SCGS पॉइंट का है और ये अपडेट किया हुआ, ये भी आप देख सकते हैं मार्च 2023 में अपडेट किया हुआ। और ये रिवीजन जो हमारा नोट्स सहित है, तो रिवीजन नोट्स है, तो ये आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो इतिहास है हमारा प्राचीन भारत का, वो अज्ञात काल है जो 712 ईस्वी तक इसमें दिया गया है। और मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो 712 से लेकर 1707 तक माना जाता है। और फिर आधुनिक भारत का जो इतिहास हमारा 1707 से लेकर 1964 तक माना जाता है। तो हम इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री तीनों देखेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और विश्व का इतिहास भी हम देखेंगे जो कि 14वीं शताब्दी के 1950 तक है। तो सभी इसमें दिया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना आप पहले देख लीजिए। इसमें पाषाण काल पढ़ना, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध, 6ठी शताब्दी से, राजनीति दशा, यूनानी आक्रमण, मौर्य काल। तो इसमें हम खाली सिर्फ अलग अलग पार्ट में 2-3 पार्ट में लाए हैं, जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री का अलग है, आधुनिक हिस्ट्री का अलग है और मध्यकालीन हिस्ट्री का हमारा अलग दिया हुआ है। तो ये हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज। तो पाषाण काल जिसे हम इंग्लिश में स्टोन काल कहते हैं और प्राचीन भारत के इतिहास को एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत कह सकते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इतिहास का जो आरंभिक काल था उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और इंग्लिश में हमें इसे पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पाषाण काल था, जो पाषाण मतलब होता है पत्थर, मतलब कि पत्थरों का काल। तो जो छोटे छोटे स्टोन होते थे पाषाण काल, उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला तो पूरा पाषाण काल, मतलब कि बहुत पुराना पाषाण काल। उसका बीच वाला मध्य पाषाण काल, उसका नव पाषाण काल। तो पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज हम इसे बोल सकते हैं। जॉर्वे संस्कृति एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? जॉर्वे संस्कृति एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है और यह स्थित हमारा महाराष्ट्र में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है शुतुरमुर्ग, जो कि पूरा पाषाण काल में भारत में पाए जाते थे। जो शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में कहाँ पाए गए हैं? तो जो शुतुरमुर्ग है, इनके अंडे हमें मिले हैं बड़ी मात्रा में पूरा पाषाण काल में, और ये पाए गए हैं महाराष्ट्र के माटने में। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है पुरातात्विक स्थल इमाम गांव कहाँ स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल जो इमाम गांव ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। नेक्स्ट हमारा पत्थर के औजार सर्वप्रथम किस काल में पाए गए थे? जो पत्थर का औजार होता है, पत्थर हमने अभी बताया पाषाण काल का, पत्थर का औजार जो पाए जाते हैं वो पूरा पाषाण काल में ही पाए गए हैं। नवपाषाण काल का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ और पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में ही है। अतरंजी खेड़ा जो कि पुरातात्विक स्थल है, जो कहाँ स्थित है? तो अतरंजी खेड़ा जो कि पुरातात्विक स्थल है, ये उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है। यह एटा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पिगली हल और उतनूर महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये कब किसके महत्वपूर्ण स्थल है? पिगली हल और उतनूर, ये नवपाषाण कालीन के प्रमुख स्थल है। तो ये भी आप याद रखिएगा। भीमबेटका गुफा किस राज्य में? तो भीमबेटका जो गुफा है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये हमने पूरा पाषाण काल का देख लिया, ये हमारा फर्स्ट डिवीजन है। इसलिए अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो ये भी आप इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, किस लिए प्रसिद्ध थी? तो ये नगर नियोजन हेतु प्रसिद्ध थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ स्थित है? तो बृहत स्नानागार हमें सिंधु घाटी सभ्यता मिला है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बृहत स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, तो ये मोहनजोदड़ो में स्थित है। सिंधु घाटी के तट पर स्थित शहर है। तो जो सिंधु घाटी है उसके तट पर जो स्थित शहर हमारा था वो मोहनजोदड़ो था। तो ये भी पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर था? तो सिंधु नदी के किनारे थे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो बहुत बड़ा एक अन्नागार था। अन्नागार में क्या था? जो खाने वगैरह उसका सामान रखा जाता था, अनाज वगैरह,
बृहत स्नानागार जो कि हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है आर.एस. बिष्ट ने सन 1990 में किस स्थल की खुदाई प्रारंभ की थी? तो धौलावीरा है, तो धौलावीरा की जो खुदाई की थी आर.एस. बिष्ट ने 1990 में, तो ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? तो सिंधु घाटी में बंदरगाह कहाँ मिला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये गुजरात के लोथल में मिला है, तो ये भी आप याद रखिएगा। लोथल अभी गुजरात में पड़ता है, तो इसलिए गुजरात का लोथल में। अब इसमें हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और खोजकर्ता के नाम दिए, तो हम उसे देख सकते हैं। तो जो स्थल इसमें खोजकर्ता और वर्तमान स्थिति, तो हड़प्पा जो स्थल है इसको खोजा था दयाराम साहनी और मधु स्वरूप वत्स ने, और इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो पाकिस्तान में है, शाहीबाल जनपद में। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो है, इसके जो खोजकर्ता किए थे राखालदास बनर्जी ने, और ये 1921 में किए थे। ये क्वेश्चन बार पूछा हुआ राखालदास बनर्जी के बारे में, सॉरी दयाराम साहनी के बारे में। और मोहनजोदड़ो ने मोहनजोदड़ो की जो खोजकर्ता वो राखालदास बनर्जी है, इन्होंने पाकिस्तान में ये पड़ता है लड़काना जनपद में। चुहंदरो है जो कि इसके खोज करता है SNG मजूमदार, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है अभी। नेक्स्ट हमारा है कालीबंगा, तो कालीबंगा को जो खोजे थे वो BV लाल एवं BK थापर ने खोजा था, और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है, अभी का स्थिति इनका है। कोट दीजी है, इनकी जो खोज करता है वो फजल अहमद खां थे, और ये पाकिस्तान के खैरपुर सिंध प्रांत में पड़ता है। रंगपुर है जो कि SR राव ने इसको खोजा, वो गुजरात के काठियावाड़ में ये स्थित है। नेक्स्ट हमारा रोपड़ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पंजाब के रूपनगर में है, और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करता है। और ये आपने VVI क्वेश्चन है लोथल के बारे में। लोथल की जो खोज करता है वो SR राव है, और ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट हमारा आलमगीरपुर है, जो कि इसके जो खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा है, और यज्ञदत्त शर्मा इसके और रोपड़ दोनों के थे। और आलमगीर जो पड़ता है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में अभी स्थित है। नेक्स्ट हमारा सुतका गेंदोर जो है, ये इसकी जो खोज करता है वो RL स्टेइन और जॉर्ज टेनाल्स ने खोजा, और ये पाकिस्तान के मरकार के समुद्र तट पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा बनावली है, इसकी जो खोज करता है वो रविंद्र सिंह बिष्ट थे, और ये हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनावली भी कहाँ पे है, धौलावीरा भी कहाँ पे है, लोथल कहाँ पे है, ये सब पूछा जाता है। और धौलावीरा की जो खोज की थी वो JP जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, और ये गुजरात के कच्छ में भी स्थित है। नेक्स्ट हमारा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले हैं, तो ये बनावली में मिले हैं। अब बनावली कहाँ है तो आप देख सकते हैं हरियाणा में है। नेक्स्ट हमारा भोगवा नदी गुजरात में बहने वाली साबरमती की सहायक नदी है, ये आप याद रखिएगा। जो भोगवा नदी है ये गुजरात की, ये जो साबरमती नदी है उसकी सहायक नदी है। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध थी, तो कालीबंगा से हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी के बर्तन हमें कहाँ से मिले, तो कालीबंगा से मिले हैं। लोथल नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ, तो भोगवा नदी के किनारे, और यही भोगवा नदी साबरमती की सहायक नदी है। तो लोथल किस नगर के किनारे नदी के तट पर बसा हुआ है, ये भोगवा नदी पे है। अब हम देखेंगे इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आयात किए गए कच्चे माल, मतलब कि विभिन्न क्षेत्रों से मंगाया जाता था कच्चा माल, और कहाँ कहाँ से क्या क्या मंगाया जाता था, तो ये हमें देखना है। ये कच्चा माल है और ये स्थल दिया हुआ है। तो तांबा जो मंगाते थे वो राजस्थान के खेतरी और बलूचिस्तान से मंगाते थे। आपको पता तांबा अभी भी राजस्थान में बहुत से मिलते हैं। और लाजवर्थ जो कि अफगानिस्तान के बदख्शां से मंगाया जाता था। और फिरोजा और टीन जो थे वो अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। गोमेज जो होता था वो महाराष्ट्र के सौराष्ट्र से मंगाते थे। और चांदी जो मंगाया जाता था वो राजस्थान के जावर एवं अजमेर के खानों से, और अफगानिस्तान और ईरान से भी मंगाया जाता था। शीशम मंगाता था ईरान से और अफगानिस्तान से, और शिलाजीत जो मंगाते थे वो हिमालय क्षेत्र से। नेक्स्ट हमारा तापा, जिसे इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं। तापा हड़प्पा वासियों को कहाँ से प्राप्त होता था, तो तांबा जो होता है, आप सबको पता है कि राजस्थान में अभी भी तांबा बहुत ही मात्रा में खेती में, वहीं से ये लोग तांबा प्राप्त कर लेते थे। वीराना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीन खोज माना जाता है, तो यह आप याद रखिए, जो कि हरियाणा पड़ता है वीराना। हड़प्पा कालीन स्थल दायमाबाद कहाँ स्थित है, तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है। हड़प्पा कालीन जो स्थल दायमाबाद है वो महाराष्ट्र में स्थित है, और ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र भी था। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पाई गई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला गुजरात के धौलावीरा में पाई गई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति का उपयोग बनाई गई थी, तो ये कांस्य धातु से बनाई गई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है एक, इसमें क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है, देखिए हमें पूछा जाएगा अगर कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है,
तो नर्तकी की मूर्ति में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और ये किस चीज़ से बनाई थी? तो कांस्य की धातु से। आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में लोहे के उपयोग के साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा में किस धातु का उपयोग नहीं मिला या साक्ष्य नहीं मिला। तो तांबा, कांस्य, सोना, चांदी ऐसा देता है ऑप्शन, और लोहा भी देता है, तो लोहा का नहीं मिला, तो इसमें हमारा ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा शोरतुगई हड़प्पा कालीन स्थल किस क्षेत्र देश में स्थित है? तो शोरतुगई है जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाते हैं म्यूजियोलॉजी। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु था। हमें पीछे भी आपको बताया दक्षिण सबसे ज़्यादा स्थित कौन था? दैमाबाद, जो कि अभी महाराष्ट्र में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु जो था वो आलमगीर था, और पश्चिमी बिंदु था सिकंदराबाद, और जो उत्तरी बिंदु था वो दैमाबाद था। दैमाबाद में इमांडा था। नेक्स्ट हमारा विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से कौन एक है? तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से मेसोपोटामिया जो कि सभ्यता है सबसे प्राचीन है, और ये इराक की सभ्यता है। सिंध के पूर्व के क्षेत्र में संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था? तो ये हिंदू का किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसमें फिर ऑप्शन बोलूँ, मेसोपोटामिया सभ्यता के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय हड़प्पा स्थल से है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में एक अभिलेख मिला है, उसमें मेलुहा शब्द मिला है। जो मेलुहा शब्द है उसका मतलब होता है हड़प्पा सभ्यता से है। नेक्स्ट हमारा हड़प्पा संस्कृति स्थल सिनोली किस राज्य में स्थित है? तो जो हड़प्पा संस्कृति स्थल है सिनोली, ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में स्थित है। हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा का स्थल एक है अमरी, ये पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। अब आप देख सकते हैं इसमें हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर के बारे में हमें पढ़ना है। तो कौन सा नगर किस नदी के किनारे है? तो ये क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जाता है। तो हड़प्पा जो थी वो रावी नदी के किनारे थी, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो था, रोपड़ जो था सतलज के किनारे था, और ये पंजाब में पड़ता है, ये सब पाकिस्तान में है। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा था, भोगो नदी के किनारे लोथल, दाशक नदी के किनारे गेंडोर था, और ये गेंडोर ही जो है वो पश्चिमी बिंदु था। शादी कौर के स्थल के नदी किनारे शुतका रोड था, हिंडा नदी किनारे आलमगीर था, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरा लाइन, ये रंगपुर भादर नदी किनारा था, कोट दीजी जो था वो सिद्धि नदी किनारे, सरस्वती नदी किनारे कुनाल था, सिंधु नदी किनारे चुहुंद्रो, रगोई नदी के किनारे बनावली था, चिनाब नदी के किनारे मांडा था जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे भगवानपुरा था, परवरा नदी के किनारे दैमाबाद था, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, और सिंधु जो था सिंधु नदी के किनारे आमरी था, और घग्गर नदी के किनारे राखीगढ़ी था। ये सभी आप याद रखिएगा। हमारा आगे वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हमने सारे खत्म कर दिए। वेदांगों के संदर्भ में अनुसंधान दर्शाता है कल्प को। जो वेदांग है उसके संदर्भ में जो अनुष्ठान होता है वो दर्शाता है कल्प को। आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से संबंधित विद्वान है। तो आर्यों के जो तिब्बत गृह सिद्धांत है वो संबंधित है दयानंद सरस्वती से। अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। तो ऋग्वैदिक काल में जो आज की नदियाँ उसको किस नाम से जानते हैं वो हमें देखेंगे। ये प्राचीन नाम है या आधुनिक नाम है? जो अभी रावी नदी है उसको प्राचीन नाम इसकी थी परुष्णी। सतलज नदी को ऋग्वैदिक काल में शतुद्री कहते थे, चेनाब को अश्वनी कहते थे, ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ। झेलम को विदिशा कहते थे, व्यास को विपाशा बोलते थे, गोमल को गोमती, काबुल को कुंभा नदी बोलते थे, गंडक को सदानीरा, कुरमर को कुरमू, और इंडोस्पे को सिंधु नदी कहते थे। ये भी आप याद रखिएगा, इंडस को सिंधु नदी। नेक्स्ट हमारा वैदिक काल में परुष्णी के नाम से किस नदी को जाना जाता था? तो हमने पीछे जस्ट देखा, रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जानते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित वेद कौन सा था? धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित वेद था वो यजुर्वेद था, जिसमें यज्ञ के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद से यज्ञ आप याद रख सकते हैं। ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियाँ शामिल किए गए जिन्हें क्या कहा जाता था? तो उसे सूक्त कहा जाता था। ऋग्वेद को कितने मंडलों या भागों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद का प्रथम और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। जो ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। वेदांत किसे कहा जाता है? तो वेदांत हम उपनिषद को कहते हैं, तो उपनिषद को ही हम वेदांत कहते हैं। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त एक मंत्र संग्रह है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को संयुक्त रूप से
वेदयात्री कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद को वेदयात्री कहा जाता है। इसमें इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब पूछेगा इसमें किसको वेदयात्री में नहीं शामिल करेंगे, तो यजुर्वेद को शामिल नहीं करेंगे, तो याद रखिएगा। संगीत से संबंधित कौन सा वेद था, तो संगीत से संबंधित सामवेद था, जिसमें सारे गामा पादा निशा सब लिखा हुआ है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये ऋग्वेद है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपने रिवीजन के तौर पे आप क्लास देखें तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है, जो उपनिषद होता है वो हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। वैदिक रचनाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है, जो वैदिक रचनाएं हैं उनके मुख्य संग्रह को हम संहिता कहते हैं। राजाभिषेक समारोह का विवरण मिलता है, जो राजाभिषेक के बारे में जो हमें समारोह का विवरण मिलता है वो ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। नेक्स्ट हमारा वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी, जो वैदिक सभ्यता वो विकसित हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया गया नगर कौन सा था, तो पांडवों के द्वारा जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनको गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु राम दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के रूप का किसका धारण किया था, तो पुराणों के अनुसार जो भगवान विष्णु है उन्होंने जल में जो डूबी पृथ्वी थी उनको बचाने के लिए 12 रूप अवतार लिए थे, तो ये आप याद रखिएगा। प्राचीन भारत में चतुवर्ण व्यवस्था विद्वान थी, जिसमें क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आते थे, ये भी आप याद रखिएगा। 4 वर्ण में बांटे हुए थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को। ऋग्वैदिक काल में अर्याणी किसकी देवी थी, तो ये वन की देवी थी। विष्णु के 5वें अवतार का नाम क्या है, तो वामन अवतार है 5वें अवतार का। अब दर्शन है प्रवर्तक के नाम है, तो प्रमुख दर्शन हुआ प्रवर्तक। तो शाक्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कपिल थे, ये सब पूछा जाता है, यह महत्वपूर्ण है। योग दर्शन संबंधित है पतंजलि जो थे प्रवर्तक है। न्याय दर्शक जो प्रवर्तक थे वो गौतम थे। वैशैलिक के जो थे कनाद और उलुक थे। पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वो जैमिनी थे, और उत्तर मीमांसा के बदरायन थे। तो उत्तर मैंने बाद होता तो बदरायन ये याद रखिएगा, पूर्व मैंने जैमिनी। अब हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में, जिसे इंग्लिश में जैनिज्म कहते हैं। तो कैवल्य किससे संबंधित थे, तो कैवल्य शब्द जिसका अर्थ होता है ज्ञान, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है, तो जिन शब्द का जो अर्थ होता है वो विजेता होता है जैन धर्म में। किस भारतीय धर्म में 24वें तीर्थकार हुए थे, तो 24 तीर्थकार हुए थे जैन धर्म में, और 24वें तीर्थकार जो थे वो महावीर स्वामी थे, और 23वें पार्श्वनाथ जी थे, और पहले ऋषभदेव पंत थे, ऋषभदेव थे। तो ये हमारा हो जाएगा जैन धर्म से। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार माना जाता है तो ऋषभदेव को। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के में हुआ था। तो महावीर जो स्वामी है इनका जो जन्म होता वैशाली के कुंडन ग्राम में हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था, तो वैशाली के कुंड ग्राम हो जाएगा, तो यहाँ कुंड ग्राम आप लिख सकते हैं, जो कि बिहार में है, और इनकी मृत्यु जो थी बिहार के पावापुरी में हुई थी। महावीर जी ने पाली साहित्य में निघंट नतपुत्र के नाम से जाना जाता है, वे जैन धर्म की स्थापना की थी। भगवान महावीर को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ था, मोक्ष में मृत्यु, हमने भी आपको बताया बिहार के पावापुरी में इनको मोक्ष प्राप्त हुई थी। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के सामूहिक रूप से जो शब्द प्रयोग होता था वो अंग होता था। भगवान महावीर की शिक्षाओं के साकरण को क्या कहा जाता है, तो महावीर स्वामी जो भगवान है इनके जो शिक्षाओं को साकरण करते हैं उसे अगम सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट हमारा माउंट आबू स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो स्थित वो पवित्र तीर्थ स्थल है, किसका, दिलवाड़ा मंदिर जो स्थित है वो जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट हमारा है तमिल में उत्कृष्ट कृति जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, जो चिंतामणि है वो जीवक थे वो जैन धर्म से संबंधित है। अब हम देखेंगे 24 वे जो तीर्थकार है महावीर स्वामी के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इनका जो जन्म स्थल है वो वैशाली के कुंडन ग्राम के निकट बिहार में है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि बज्र संघ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। जो बचपन का नाम था महावीर स्वामी का वो वर्धमान महावीर था। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और कुंडे गोत्र के राजा शबरमती की कन्या थी। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी थी, जिसे अनुज्ञा कहते थे, और इनके जो दामाद थे वो जमाली थे, और ये प्रथम इनके ज्ञान मतलब कि अनुयायी बने थे। इनके जो दामाद थे वो जमाली थे, प्रथम विरोधी भी नहीं माना था, और ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष
शिष्य इनके जो थे वो मखली पुत्र गोशाल थे, जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। प्रथम शिष्य इनके जमाली, जो कि इनके दामाद थे। इनकी जो भाषा थी वो महावीर ने अपने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे, उससे प्राकृतिक भाषा फेमस थी, और ये अर्धमगधी है। इन्होंने गृह त्याग जो किया था वो 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई जो उनका नाम था नंदीवर्धन, उनसे उन्होंने आज्ञा कर लेके 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया था, गृह त्याग कर दिया था। और इनको ज्ञान प्राप्त जो होती है घर छोड़ने के ठीक 12 साल बाद, मतलब कि 42 साल में इनको ज्ञान प्राप्त होती है। तो 12 वर्षों की तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त जो स्थल था वो श्रीवी ग्राम में रज्जुपालिका, जो कि रज्जुकल नदी के तट पर हुआ था, और साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो साल वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रमुख उपदेश उन्होंने राजगीर में वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित ब्राकर नदी के तट पर दिया था। प्रमुख उपाधि जो है कैल्विन या कैवेली, जिसे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कहते हैं। जिन का मतलब होता है विजेता। निर्ग्रंथ का जो मतलब होता है वो बंधन रहित, मतलब कि कोई बंधन नहीं है, उसे निर्ग्रंथ का है। और आहत जो कहते हैं वो पूज्य को कहते हैं, पूजनीय जो है उसे आहत कहा गया है। निर्वाण प्राप्ति, जो निर्वाण मतलब कि इनकी मृत्यु हो रही थी इन्हें, ये जो पावापुरी है बिहार में, पावापुरी राजगीर जो बिहार के मल गणराज में सस्तीपाल नामक व्यक्ति के हुआ कि 468 ईसा पूर्व, और उसमें जो महावीर स्वामी की जो आयु थी वो 72 वर्ष थी। प्रमुख जैन संगीतियाँ, तो जैन संगीतियाँ 2 हुई है, बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई है। तो 2 हुई है तो दोनों देखते हैं, जैन संगीतियाँ 2 हुई है, उसका स्थान देखेंगे, देश देखेंगे और वर्ष देखेंगे। प्रथम जो जैन संगीति थी वो बिहार के पाटलिपुत्र में थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो अस्तूलभद्र थे, और ये वर्ष 300 से 298 ईसा पूर्व हुई है। ये ईसा पूर्व याद रखिएगा, और ये ईस्वी बहुत साल के बाद फिर दोबारा होता है। और द्वितीय जो संगीत है वो गुजरात के वल्लभी में हुई है, और देवार्थी शर्मा शर्मा करवाते हैं, जो कि स्वतांबर के आचार्य थे, और ये 513 ईस्वी में करवाते हैं। अब ये हमारा स्टार्ट हो गया है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जो हम देखेंगे कल से स्टार्ट करेंगे। तो गौतम बुद्ध से हम कल देखेंगे, उसके बाद हमें क्या क्या देखना है, बौद्ध धर्म आ गया, फिर 6ठी शताब्दी राजनीतिक दशा, 16 महाजनपद का उदय, ये सब हम देख लेंगे कल का वीडियो में, और इसे कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे मीडिवल हिस्ट्री में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको अच्छा लगा कि नहीं, आपने रिवीजन किया हुआ था कि नहीं, आपको इसमें कितने क्वेश्चन आपको बने, कितने नहीं बने, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ तक आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।